अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। जुम्मा मुबारक मेरी यानी सिद्रा इकबाल की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा गुजरा होगा और यकीनन हम सबको अब इंतज़ार है वर्ल्ड कप फाइनल का। लेकिन उससे पहले आज क्योंकि जुम्मा था तो मैं आते आते ये सोच रही थी कि आई डोंट नो व्हाई आज 2019 में भी कई ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं, कई ऐसे परसेप्शंस हमारे दिमाग में हैं जो कि काफ़ी नेगेटिव हैं, लेकिन हम उनको तोड़ नहीं पाते, उनसे अपने आप को अलग नहीं कर पाते। उन्हीं में से एक ख़वातीन के हवाले से हमारे जहनों में एक इमेज है। मैंने कुछ रोज़ पहले आपसे ये सवाल किया था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा पेट्रियाटिक पाकिस्तानी खातून कौन है सिंस द 70 ईयर्स, तो बहुत ही गिने चुने चंद नाम हैं जिनके ऊपर हम इत्तेफाक करेंगे। हमने हर खातून अचीवर को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है, उसकी जो नीयत है, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, उसको हम क्वेश्चन करते हैं, चैलेंज करते हैं और लोगों को उनका ड्यू राइट नहीं देते। बड़े बड़े चैम्पियंस गुजरे हैं जी, जिन्होंने अपने आप को अपनी फील्ड्स में मनवाया है, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उसमें मर्द ही नहीं ख़वातीन भी शामिल हैं, लेकिन समहाउ उन ख़वातीन का इमेज हमारे जहनों में नहीं आता। यही वजह है कि इंटरनेशनल विमेंस डे और ख़ुसूसन अब अगले महीने जिस तरह के पाकिस्तान डे आएगा विद 14 अगस्त आर इंडिपेंडेंस डे, हम ऐसे नाम, ऐसे इमेजेस, ऐसे चेहरों से आज भी अपने आप को स्ट्रगल करता हुआ देखते हैं कि हम किसकी बात करें यहाँ पे जिससे दूसरे यानी ख़ास तौर पे हमारी यूथ इंस्पायर हो। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा मसला, जो मेरा ज़ाती पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, इज़ द इमेज ऑफ विक्टिमहुड। मैंने अक्सर ये बात की है कि जब आप अपने आप को बेबस और बेचारा महसूस करें, दैट्स अ वेरी लो वाइब्रेशन। उस जगह से आप कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकते। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप अपने आप में वो कंट्रोल, वो एहसास, वो जज्बा पैदा करें कि आप आगे बढ़ सकती हैं, आगे अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकती हैं। मसला ये है कि हमारे इर्द गिर्द हम जितने भी विजुअल्स देखते हैं, जो हम टेलीविज़न स्क्रीन्स पे हमें जो कहानियाँ दोहराई जाती हैं, जिन लोगों के बारे में हमें बताया जाता है, ख़ास तौर पे जिनको एज रोल मॉडल्स पेश किया जाता है, उनमें कहीं ना कहीं उनके स्ट्रगल को हम बेबसी की सी कैफियत बनाकर पेश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बर्दाश्त, सब्र, इन सब का क्या पैमाना होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तानी खातून का हमने एक विक्टिम इमेज पूरी दुनिया में बनाया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की साख को, हमारे मुल्क की जो एक बका है, उसको भी ये चैलेंज करता है। क्योंकि लोग अक्सर आपको उसी जाविये से देखते हैं, आप इंटरनेशनली में कितने फोरम्स में जानती हो, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग द पाकिस्तानी वुमन, हम अक्सर यही बात करते नज़र आते हैं कि जी पाकिस्तान में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती, यहाँ पे ख़वातीन पे एसिड अटैक्स होते हैं, उनको डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जाता है, वो प्रोफेशनली आगे नहीं बढ़ सकती। इनमें से कई इश्यूज़ यकीन मानिए यूनिवर्सल हैं, पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो सबसे ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता माशरे जाने जाते हैं, वहाँ पे भी ख़वातीन इन्हीं इश्यूज़ से गुजरती हैं। वहाँ पे भी डोमेस्टिक वायलेंस है, वहाँ पे भी अब्यूज़िव रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन क्या वजह है कि इन चीज़ों को एक तरह से हमने पाकिस्तान के माशरे और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी खातून की इमेज के साथ बिल्कुल जम कर दिया है। अब आज का यही मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, इसके बारे में ज़रा सोचें, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन और मर्द हज़रात ये शो देख रहे हैं, कि क्या वजह है कि हम बेचारगी को एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट हम अगर जुल्म और ज़्यादती अपने माशरे में देखते हैं तो हमारी पहली सलाह उस मज़लूम को यही होती है कि तुम बर्दाश्त करो चीज़ों को, क्योंकि तुम कुछ और नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे ख़वातीन की अगर बात की जाए, तमाम कवानीन होने के बावजूद, तमाम इस तरह की चीज़ें होने के बावजूद जो उनको प्रोटेक्शन देती हैं, ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं उनको ये दर्स दे रहे हैं कि जैसा है वैसा चलने दो, लोग क्या कहेंगे, चीज़ें बदली नहीं जा सकती। आज 2019 में हक का साथ देना शुरू कीजिए। अगर आप कहीं पे भी पुश्ड फॉर फील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कल परसों भी मैं एक ऐसा ही ड्रामा देख रही थी जहाँ पे पहला वो जो हिम्मत और बहादुरी, दिलेरी का कदम होता है, वो आपने खुद उठाना है। लोग भी आपकी उस वक्त तक आवाज़ से आवाज़ नहीं मिलाएंगे जब तक आप अपनी आवाज़ को ज़्यादती और जुल्म के ख़िलाफ़ बुलंद नहीं करेंगी। तो अगर कोई भी खातून, कोई भी लड़की ये प्रोग्राम देख रही है जिसको कहीं लगता है कि अब बस बहुत हो गई, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, प्लीज़ ट्रस्ट योर ओन गाइडेंस सिस्टम। अपने जहन का इस्तेमाल कीजिए। आपको दूसरों का सलाह मशवरा भी वही भाता है जो आपके टेंजेंट से मिल रहा होता है और आप कहते हैं अच्छा देखा, अब उसने भी यही बात कह दी तो यही बात सही होगी। असल बात यह है कि अपने दिल में, अपने दिमाग में झांके। अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा एक सिस्टम लगाया है जो कि आपका अपना इमोशनल रडार सिस्टम है। जब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, जब दिल को आपको ठेस पहुंचा रही है, जब आपको बुरा फील करा रही है,
दैट नीड्स टू स्टॉप। इसी के साथ कि आप अपने आप को, अपनी इज़्ज़त नफ्स को ये इज़्ज़त देंगे और उसको किसी किसी खाते में लेके आएंगे, उसको कुछ अहमियत देंगे। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। वी हैव अ लॉट इन स्टोर टुडे, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको बताएंगे आज के लाइनअप में क्या है। सो स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब वो नोबेल लॉरिएट थे और ऑफ कोर्स उनको पूरी दुनिया में लोग जानते थे, बहुत मशहूर थे, आहिस्ता आहिस्ता इन द ओल्ड एज ही स्टार्टेड टू फॉरगेट थिंग्स। अब एक दफ़ा का वाक़या है कि वो बस में कहीं जा रहे थे तो कंडक्टर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे अपनी टिकट दिखा दें। तो वो उनको याद नहीं होता कि उनकी टिकट किधर है। तो कहते हैं अच्छा कोई मसला नहीं है, हम आपको जानते हैं, दैट्स ऑल राइट, आप प्लीज़ बैठिए, मुझे यकीन है कि आपने टिकट ज़रूर ख़रीदा होगा। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से गुजरता है कंडक्टर, तो देखता है अल्बर्ट आइंस्टाइन दोबारा कहीं ना कहीं अपना टिकट ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर यकीन दहानी कहलाता है, दिलासा देता है कि आइंस्टाइन साहब आप परेशान ना हो, हम आपको जानते हैं, मुझे आपकी कदर है, मुझे पता है कि आपने टिकट ज़रूर ख़रीदा होगा। इस पर आइंस्टाइन जवाब देते हैं मुझे ये पता है कि तुम मुझे जानते हो, मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले मैं किधर के लिए निकला था और सफ़र कहाँ करना चाहता हूँ। तो हाफ़ज़ा जब आपका कमज़ोर हो जाए तो इस तरह के मसाइल होते हैं। हमारे घरों में भी जी बुज़ुर्ग हैं, अक्सर वो अपना मोबाइल रख के, ऐनक रख के, चीज़ें रख के भूल जाते हैं। आज सुबह का ही वाक़या, मेरी वालदा साहिबा एक चाबी गाड़ी की ड्राइवर को दी और उसके बाद ख्याल आया तो गलत गाड़ी की चाबी दे दी और उससे पहले वो काफ़ी देर तक उसको ढूंढ रही थी। अम्मी देख रही होंगी तो परेशान होंगी, नाराज़ होंगी, ये मैंने वाक़या शेयर कर दिया। लेकिन हाफ़ज़े की कमज़ोरी ना सिर्फ बुज़ुर्गों को बल्कि बच्चों को भी होती है। हम इम्तिहानात से पहले बड़े वजीफ़े, दुआएं, वाइटमिन्स, जो हमें जो कह दे कि भाई इससे हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा और आप सुपर कंप्यूटर बन जाएंगे, हम करने की कोशिश करते हैं। तिब्बे नबवी में भी इसके हवाले से आपके पास बहुत अच्छे टिप्स मौजूद हैं और ऐसी मेरे ख्याल में एवरीडे चीज़ें हैं, लाइफ हैक्स हैं जो अगर हम करें तो हमारा हाफ़ज़ा कभी कमज़ोर ना हो। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो देखिए आइंस्टाइन वाली बात भी होती है कि पता तो चले जा कहाँ रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा वाक़या सुनाया आपने, बड़ा मज़ा आया सुन के। अगर साहब क्या कहेंगे, हाफ़ज़ा लोग कहते हैं कि उम्र का तकाज़ा है जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हाफ़ज़ा कमज़ोर होगा, लेकिन पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत वजह फरमाया आपने। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने के लोग ज़्यादा सब्ज़ा देखा करते थे। पहले ज़माने के लोग सर को ढाँक के धूप में निकलते थे। अच्छा, असल में होता क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिमाग में एक रतूबत होती है जिसमें दिमाग तैरता है, गाढ़े रतूबत होती है, इसको नमकीन रतूबत कहा गया है। वो अगर उसमें कमी बेशी वाक़ हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसकी वजह से होता है। इसीलिए दिमाग को, सर को ढाँप के लोग धूप में निकलते थे पहले ज़माने में। अब ऐसा रिवाज नहीं है। 20-30 साल पहले भी इस तरह से होता था। अंग्रेज़ भी ढाँपते थे, वो भी टोपियाँ लेते थे, समझे। और पाकिस्तान के तहरीक पाकिस्तान के दौर पे देखें आप, कितना सब ने टोपियाँ पहनी हुई हैं। तो ये वो एक मेल फैशन या अटायर का हिस्सा हुआ करती। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जहाँ हम कहते हैं कि ख़वातीन के लिए रिवायतें बदली हैं और उन्होंने हेड स्कार्फ्स और दुपट्टा वगैरह छोड़ा है, उसी तरह अगर आप देखें मेल्स में भी पुराने ज़माने की, चाहे वो तालपुर्स हों या आपके सरदार हों, चौधरी साहब हों, सबके बड़े ज़बरदस्त हेड गेयर हुआ करते हैं। और अभी भी इंटीरियर में हमारे एरियाज़ में लोग सर पे कपड़ा वपड़ा साफ़ा वगैरह बांधते हैं, लेकिन देखिए वो 90 साल, 100 साल, 110 साल के हो जाते हैं, उनकी मेमोरी ख़राब नहीं होती है। शहर में रहने वाले लोग, उनकी मेमोरी जल्दी ख़राब होती है। नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वो रास्ता घर का भूल जाते हैं, वापस 70-80 साल के हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों है कि हम लोग उन सब चीज़ों का लिहाज नहीं रखते हैं। अच्छा, गुस्सा इसमें टेम्परेचर्स की भी बात होती है, बिकॉज जैसे हम घरों में एसी में रहते हैं, हमारे यहाँ घर में हमेशा डांटा इस बात पे जाता था कि जैसे आपने शैम्पू किया, बाल गीले हैं और आप गीले बाल लेके ही निकल गए, इससे भी फ़र्क पड़ता है। इससे भी होता है, अगर दिमाग को ज़्यादा ठंड लगे उससे भी नुकसान है, ज़्यादा गर्मी लगे उससे भी नुकसान है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि गुस्सा ज़्यादा करने से भी ऐसा होता है कि देखा गया है कि उसकी वजह से भी अच्छा, बहुत से लोगों का मिजाज ड्राई होता है, खुश्क मिजाज होता है, खुश नहीं खुश्क मिजाज होता है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। अच्छा, अब इसकी अलामतें ये होती हैं कि लोगों को नींद सही से नहीं आती है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है और उसके अलावा मुंह में कड़वाहट महसूस होती है और आँखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। ये उसकी अलामतें हैं कि आपकी मेमोरी ख़राब होना शुरू हो चुकी है, तो इसमें आपको ख्याल करना चाहिए। अच्छा, एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला ने फरमाया कि खट्टा सेब, तुर्श सेब यानी कि जिसमें तुर्शी हो, वो आपने खाया
और उसको खाने के बाद दिन भर में किसी भी टाइम आप अगर धनिया खाएंगे, खुश्क धनिया जिसको साबुत धनिया कहते हैं, या हरा धनिया खाएंगे, उससे आपकी मेमोरी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मुझे इससे याद आ रहा है, बचपन में हमेशा मेरी नानी के पास धनिया की गिरी की एक बॉटल हुआ करती थी। वो उनको पसंद था उसको खाना, जिस तरह सौंफ लोग खाते हैं, और हमेशा हम बच्चों को कहा जाता था कि तुम लोगों ने नहीं खाना वरना इससे मेमोरी ख़राब हो जाएगी। पढ़ने वाले बच्चे ख़ासतौर से साबुत धनिया कम से कम खाएँ और हरा धनिया भी कम से कम खाएँ, उससे मेमोरी ख़राब होती है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि खट्टा सेब भी ना खाया जाए। कब्रिस्तान में हम जाते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान के कुतबे पढ़ने से भी मेमोरी ख़राब होती है। अच्छा, ये क्या कनेक्शन? अब देखिए, ये तो लॉजिक वही जानते हैं, लेकिन ये कौल है मौला का कि कब्रिस्तान में आप जाएँ तो उसके कुतबे ज़्यादा ना पढ़ें। आप जिस जगह आपको जाना है उसके करीब करीब के 2-4 पढ़ लें, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, सारे पढ़ते हुए जाते हैं। अच्छा, ये कब मरे, ये इनका नाम क्या था, इनका ये क्या था, सब पढ़ते हुए चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, घर में अगर आपके घर में चूहे आ रहे हैं, घर के अंदर चूहे आपकी डबल रोटी का पीस खा गए, आपके घर में से आलू खा गए, टमाटर खा गए, वो झूठा हो गया। चूहे का झूठा खाने से भी आपकी मेमोरी ख़राब हो जाएगी, खट्टा सेब चूहे का झूठा खाने से। और अगर जिन लोगों के ख़ासतौर से ख़वातीन के सर में जुएँ होती हैं, वो जूं निकालती हैं और वो चुपके से फेंक देती हैं, मारने की ज़हमत नहीं करती। जूं अगर बग़ैर मारे फेंक दी तो मौला फरमाते हैं उससे भी मेमोरी आपकी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये तो बेसिक हाइजीन वाले मामला है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है हम छोटे थे और इंडिया में मेरे ख्याल में प्लेग या ताउन बहुत फैला था, ये चूहे से रिलेटेड जो बीमारियां थी, और उस वक्त ये बातें बहुत सामने आई थी कि हाइजीन। आप देखें, हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग जो शॉपर्स हैं वो गोडाउन्स में खाने खुर्दोनोश की चीज़ें रखते हैं, और वहाँ पे बड़ी फराबानी से चूहे घूम रहे होते हैं। मैंने यहाँ पे भी देखा है, पंसारियों की दुकान पे मैंने देखा है चूहे बाकायदा घूम रहे होते हैं। वो सारे ड्राई फ्रूट वगैरह जब रखे होते हैं ना, वो झूठा खा रहे होते हैं, झूठा कर देते हैं। मैंने ये जो परचून की दुकान है जिसमें सौदा सुल्फ मिलता है, उसके अंदर भी मैंने देखा यहाँ पर, और मैं तो वहाँ नसीहत कर देता हूँ कि भाई ये चूहों को ख़त्म करें, वरना आप ये लेकिन आगा साहब, ये तो वो चीज़ें हैं जिस पे अनफॉर्चुनेटली हमारा कंट्रोल भी नहीं है। इसका हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे आपने कहा कि घर में अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, लेकिन हाफजे को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए? बेहतर बनाने, अखरोट का अक्सर जिक्र करते हैं, अखरोट का भी जिक्र है। अखरोट को अगर किशमिश के साथ खाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और 3 तोला मुनक्का अगर निहार मुँह खाया जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे हाफजा अच्छा होता है। हड़ का मुरब्बा, जर्द वाला, जर्द हड़ जो होती है उसका, उसका मुरब्बा अगर 3 हड़े निहार मुँह नहीं, उसको दिन में खा लें आप, चलें। वो तो पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, पाउडर फॉर्म में मिलता है। अगर हड़ का मुरब्बा 3 दाने भी खा लिया आपने, उससे भी हाफजा अच्छा होता है। और इसके अलावा अदरक का मुरब्बा जो शहद में पड़ा हुआ हो, उसकी 3 डलियां निहार मुँह खा लीजिए, और दिन भर के खाने में थोड़ी सी राई खाइए, थोड़ी सी 2-4 दाने राई खाइए, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। अजवाइन जो होती है उसका जोशांदा बना के पीने से मेमोरी बहुत तेज़ी से अच्छी होती है। सिर्फ मेमोरी अच्छी नहीं होती है, उससे हाजमा भी अच्छा होता है और गैसेस पेट में नहीं बनती। लेकिन अगर जिसने मेमोरी अच्छी करनी है, और बहुत मौसर दवा बता रहा हूँ, अजवाइन का जोशांदा बनाइए, 1 चमचा 1.5 चमचा अजवाइन डालिए 2 कप पानी में। जब 1 कप पानी रह जाए उसको चाय की तरह से पी लीजिए, थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है कुंदर, एक दरख्त है, उसकी गोंद होती है, वो कुंदर को शहद के साथ मिला के अगर खाया जाए, उससे बहुत तेजी से मेमोरी अच्छी हो जाती है, हाफजा कवी होता है। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आज हमारे पास इतना ही वक्त था, लेकिन ये बहुत सारी टिप्स हैं जो आपके पास मौजूद हैं, ख़ास तौर पे अब क्योंकि स्कूल्स रीस्टार्ट हो गए हैं, बच्चों को ज़रा इस तरह के, अगर आप कहना चाहिए टॉनिक्स, हम रिलाई करते हैं मेडिसिन पे, हम रिलाई करते हैं वाइटामिन पे, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक हैं और नेचुरल हैं। आप इनको घर में इसका इस्तेमाल करें, बुजुर्ग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। बस ये देख लीजिएगा किसी की दवा से या किसी और मेडिकल कंडीशन से इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो जाए। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। वक्त कम, मुकाबला सख्त होता है जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी बैक विद द टॉप स्टोरीज एंड मिलो पाकिस्तान एंड अ लॉट मोर, सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है मेरे पास अगले डिस्कशन के लिए, जिसके बारे में मैंने ट्वीट किया। तो अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं @सिद्रा इकबाल, टेक अ लुक एट दैट और अपना रिस्पांस भी भेजिए। हमारे साथ मौजूद हैं नादिया, जिन्होंने शुरू किया है जी इलाज घर। डॉक्टर नादिया ने महसूस किया कि मरीज बहुत हैं, डॉक्टर्स कम हैं, कतारें बहुत लंबी हैं, एंड ऑफ कोर्स जब आप बीमार हों तो आपके लिए बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस होती है। वेलकम टू द शो डॉक्टर नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे बताइए कि जिस तरह सब कह रहे हैं द आइडिया इज टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट्स, इस वक्त कितने लोग आपकी इस सर्विस से मुस्तफीद होते हैं, खुश हैं, क्या फीडबैक मिला है वो मुझे बताइएगा। सिद्रा, अभी तकरीबन 1.5 मंथ हुए कि हमने अपनी सर्विसेज ऑपरेशनल की हैं। तकरीबन 1 ईयर से हम इस पे काम कर रहे थे और आइडिया जो था वो 3 इयर्स ओल्ड है। इसमें हम 3 इयर्स से काम कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशनल वर्क हमने तकरीबन 2 मंथ्स हुए हैं, 1.5 मंथ to 2 मंथ्स। और 55 हमारे पास पेशेंट्स आए हैं अप टिल नाउ, जिनको हमने घरों में सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन के पेशेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनको हम ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपने पैटर्न्स क्या देखे हैं? ज्यादातर किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं? वायरल्स हो, उनको कोई मौसमी बीमारी हो, हल्की फुल्की बीमारी के लिए आपको कांटेक्ट करते हैं, या फिर लिंगरिंग उनकी डिजीजेस हैं जिसके लिए उनको फौरी तौर पे अटेंशन चाहिए होती है अगर तबीयत बिगड़ जाए? क्या अभी तक आपके पास पैटर्न नजर आ रहा है आपको? सीजनल डिजीजेस के पेशेंट तो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं, तो 9 to 5, लेकिन हमारी क्योंकि सर्विसेज 9 to 5 ही फिलहाल अवेलेबल है, 24/7 सर्विस हमने अभी स्टार्ट नहीं की। और इसके अलावा ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जिनको फिजियोथेरेपी रिक्वायर होती है। वो ज़्यादा कॉल्स हमें इसीलिए करते हैं कि वी आर अनेबल टू गो टू हॉस्पिटल, और रश की वजह से भी, और वहाँ पर हमें टाइम नहीं मिलता और हम जा नहीं सकते। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कोई बंदा हायर करना चाहते हो जो घर पे आकर सर्विस प्रोवाइड करे, क्योंकि हमने ऑफिस जाना होता है या हमने इस बारे में एक बहुत बड़ा जो इसमें एलिमेंट आता है, लोग कहते हैं कि जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, ऑब्वियसली लड़कियां मेरिट पे मेडिकल कॉलेजेस में उनका दाखिला हो जाता है, फिर लाइफ सर्कमस्टांसेस की वजह से, फैमिली प्रेशर्स की वजह से अक्सर डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं करती। क्या आप समझती हैं कि आपकी सर्विस से उन खवातीन डॉक्टर्स को भी एक सहूलत मिलती है कि दे कैन कम टू अ प्लेस जो उनकी फैमिली के लिए ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो और वो भी मेडिसिन को प्रैक्टिस कर सकें? ऑब्वियसली हमारे पास तकरीबन पैनल पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो फीमेल डॉक्टर्स की है। 70% हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स और 30% मेल डॉक्टर्स हैं। और वो यंग डॉक्टर्स जो मतलब शादी के बाद या किसी फैमिली प्रेशर की वजह से अपने करियर को कंटिन्यू नहीं कर सकती, वो हमारे पैनल के थ्रू अपने करियर को कंटिन्यू कर रही हैं और पेशेंट्स का मतलब इलाज कर रही हैं। डॉक्टर नादिया, आपके पास आपकी फैमिली की सपोर्ट हासिल थी इस आइडिया को, जैसे आपने कहा कि 3 साल यू हैव बीन वर्किंग ऑन इट और फिर फाइनली इसकी फंडिंग चीजें इकट्ठा करके आपने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ थी? ऑब्वियसली फैमिली की सपोर्ट के बगैर नथिंग इज़ पॉसिबल। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसके अलावा मेरी सिस्टर्स ने मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरा एक भाई एक ही है, तो उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और इनकी सपोर्ट की वजह से ये आइडिया अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है और ये बहुत अच्छे तरीके से टिल नाउ ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ऑब्वियसली फैमिली की सपोर्ट के बगैर नथिंग इज़ पॉसिबल। अच्छा डॉक्टर नादिया, अब आगे आपके फ्यूचर में क्या प्लान है? इसको मजीद एक्सपैंड करना चाहती हैं, दूसरे शहरों तक ले जाना चाहती हैं, मुल्क से बाहर तक इसको फैलाना चाहती हैं? व्हाट इज द प्लान? एक्चुअली सिद्रा, अभी लेबॉर्ट्री सर्विस जो है वो हमारी तकरीबन 167 सिटीज़ में काम कर रही है थ्रू चुगताई लैब। वी आर इन कोलैबोरेशन विद चुगताई लैब और उसके थ्रू हम 167 सिटीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करें। बट आई एम प्लानिंग कि पेशावर के बाद इंशाल्लाह हम मजीद सिटीज़ को भी टारगेट करेंगे और प्योरली टेलीमेडिसिन भी चले जाएंगे विद इन 3 to 4 years। सो व्हाट यू आर सेइंग इज, जैसे आपने कहा कि 167 शहरों में चुगताई लैब्स मौजूद हैं, आपकी उनके साथ कोलैबोरेशन है, तो आपके लिए बड़ा आसान है कि कोई भी अगर आपको कांटेक्ट करता है तो एटलीस्ट आप उनको लैब्स और टेस्ट के लिए गाइड कर सकते हैं। जब इन लैब्स या टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं जो आपके पास भी पहुंच जाते हैं, फिर आप इनका इलाज या इनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इज दैट द वे?
यस इस तरह होता है कि कोई भी पेशेंट फॉर एग्जांपल अगर हमें कॉल करता है कि मुझे अपना ब्लड टेस्ट कराना है, तो हमारी टीम उसके घर पे जाके उसका ब्लड सैंपल कलेक्शन कर लेती है और उसकी जो रिपोर्ट आती है वो उसके घर पे भी डिलीवर हो जाती है। और अगर पेशेंट चाहता है कि वो हमारे ही पैनल पे मौजूद डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहता है, तो वो एक रिपोर्ट की कॉपी डॉक्टर को चली जाती है, एक पेशेंट को चली जाती है। तो वहाँ से वो उसी डॉक्टर से वो जो मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब होती है, तो हमारी मेडिसिन फैसिलिटी के थ्रू उनके घर पे मेडिसिन भी डिलीवर हो जाती है। पेशेंट को किसी सूरत घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। Thank you so much. It is definitely very convenient and it is a much needed service. Thank you very much Dr. Nadia for joining us this morning. इलाज घर जी, अगर आप इनसे आते हैं, their site, their pages are available on social media as well. यहाँ ये बताते चलें कि जो ये एलिमेंट है जिसमें घर आके आपके पास टेस्ट करवाने की सहूलत मौजूद है, इसमें एरर प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तो इनके सिस्टम्स को इतना स्ट्रॉन्ग होना कि कभी किसी का सैंपल किसी से मिक्स ना हो, दैट इज़ द जिसको कहना चाहिए बैकबोन ऑफ देयर सक्सेस। इसी के साथ अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। जैसे मैंने आपसे कहा कि ज़रा ट्विटर पे मुलाहिजा कीजिए हमारा आज का टॉपिक क्या है। मेरे ख्याल में मर्द हज़रात और मेरे ख्याल में ख़वातीन भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड होंगी। आज हम बात करना चाहते हैं दूसरी शादी के हवाले से। बहुत एक दफ़ा फिर न्यूज़ में आई ये बात कि जी क्या दूसरी शादी करने के लिए ये सही है कि कंसेंट डाली गई है अब कि पहली बीवी की कंसेंट, तहरीरी रजामंदी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर दूसरी शादी मुमकिन नहीं है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, इसका क्या असर पड़ रहा है इन द फैमिली वैल्यूज एंड द लॉ इन पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बड़ा ही अहम सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेंसिटिव हो गया है, हेडलाइंस में आ गई ये बात कि क्या दूसरी शादी अगर हमारे माशरे में कोई मर्द करता है तो पहली बीवी की तहरीरी रजामंदी की जो अब शर्त हमारे अदलिया ने इसको मंजूर किया है और कहा है कि इसका होना लाजमी है, वरना दूसरी शादी ना वो शख्स कर सकता है, ना उसको कोई लीगल हैसियत हासिल होगी, बल्कि उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, पहली बीवी केस भी दायर कर सकती है। तो ये वो बात है कि जिससे ख़वातीन के हुकूक को और इस्तेहकाम और तक़वियत देने की बात की जा रही है। लेकिन ऑफ कोर्स माशरे में एक रिएक्शन है। दीन की समझ रखने वाले लोग कहते हैं कि क्योंकि ऐसी कोई शक दीन हमें नहीं देता, तो ये हमने एक तरह से इनोवेशन की है, बिदअत है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ जो इसके माशरती एंगल्स हैं उस पर ज़रा बात करने की बात करेंगे कि रजामंदी तहरीरी देना या ना देना, जो आपका सेटअप होता है, जो आपकी फैमिली लाइफ होती है, अगर पहली बीवी के साथ आपके बच्चे हैं, जिन रिवायात के साथ हम रहते हैं, जिन सर्कमस्टांसेस में हम रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी एक तरह से कई ख़वातीन इसको क़यामत सुग़रा कहती हैं, जब उनको पता चलता है कि जी उनके हस्बैंड की कहीं और अंडरस्टैंडिंग हो गई है, किसी और से पसंदीदगी हो गई है और वो बिल्कुल उसको यानी निकाह में लाकर वही हैसियत देना चाहते हैं जो कि पहली बीवी के है। किस तरह वो अपने इमोशन से, अपनी नफ्सियात से, अपने दूसरे प्रेशर से निकलती है, ख़ास तौर पे अगर उसके साथ बच्चे भी हैं, को पेरेंटिंग उसने करनी है और हस्बैंड की अब दूसरी वाइफ है, तो क्या किया जाना चाहिए। उस वक्त एक औरत सब्र करती है, स्ट्रॉन्ग रहती है, उसको उसके ससुराल की, घर वालों की सपोर्ट ज़रूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उसकी साख बिल्कुल अलग होती है। अब क्या ये मामलात हैं, इट विल वैरी फ्राम केस टू केस, लेकिन फिर भी इसके हवाले से आज थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ जो लोग पैनल में मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ कराती हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप कई दफ़ा इनको इन डिस्कशंस में मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमा ज़फ़र एंड ऑफ कोर्स जुनैद इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। सलमा साहब, बहुत सारे लोग, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत सारे मौज़ूआत पर हमने बात की, ये आपकी पर्सनल स्टोरी भी है, योर हस्बैंड हैज़ री मैरिड एज़ वेल। थोड़ा सा बताइएगा, मैं इस बहस में जाए पहले कि तहरीरी आपको रजामंदी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, पहली बीवी के जब उसको इत्ला मिलती है, जब ये रियलाइजेशन होती है कि हस्बैंड ये करना चाहता है, आपके दिलो दिमाग की जंग क्या होती है और उसके बाद वो किस दिल से या किन फैक्टर्स को अपने जहन में लाकर कहती है कि अच्छा जी चलो मैं रजामंदी देती हूँ उसमें। सिद्धा है बात बहुत नाजुक, मैं इसलिए इस पर कभी बात नहीं करती थी कि लोग एडवांटेज ना लें मेरी लाइफ से। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूँगी जहाँ तकलीफ़ की बात है। उस टाइम पे मैंने ये कहा नहीं होती, हसद भी नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन जब मैंने बहुत कुछ पढ़ा अपने मज़हब में जहाँ कह दिया गया कि नहीं औरत हसद से गुजरती है, तो होता है।
फिर मैं उस चीज़ को तो डिनाई कर ही नहीं सकती, लेकिन हाँ एक अपनी पावर होती है कि आप उसे कितना को नीचे रखते हैं, आप उसको कितना दबा के रखते हैं। रहना पॉजिटिव रहने की बात है, सिर्फ और सिर्फ अपनी किसी चीज़ को खो देने की बात है। आपके घर में एक ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से आपका वजूद आप समझने लग जाते हैं, आपकी ज़िंदगी उसके गिर्द सराउंड करती है और आप कहते हैं मुझे उससे मोहब्बत है। पहले तो अपने मोहब्बत के उस मतलब को चेंज कर लें, क्योंकि आपको अगर मोहब्बत है तो आप उसकी अच्छाइयों बुराई आपकी उसकी बुराइयों को बदलने की कोशिश करेंगे, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत को। लेकिन आप उससे अगर प्यार करते हैं ना तो उसकी ख्वाहिशात की तरफ देखेंगे, कहाँ सही है और कहाँ गलत है। अगर हम शरा में देखें तो दूसरी शादी की इजाज़त है, लेकिन उसके भी तरीक़ाकार है। उसमें भी ये है कि आपने बाद में शादी के बाद दोनों बीवियों को किस तरह रखा है, और शादी करने से पहले आप बीवी को अच्छे तरीके से रख रहे हैं, बच्चों की कफालत अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप दूसरी शादी करने के काबिल हैं। ये नहीं कि बच्चा नहीं है तो इस वजह से करते हैं, लड़का नहीं है तो इस वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह लड़की और लड़का दोनों हैं हमारे पास, और हम बहुत खूबसूरत कपल है माशाल्लाह से। लेकिन ये है कि जिस लम्हे ये बात हुई तो वो एक कहने का अंदाज था, अगर मुझे कोई पसंद आ गई है तो क्वेश्चन ये था, तो आई जस्ट सेड ओके। और मैंने उस एक लम्हे में वाक़यातन मेरे लिए यूँ लगता था जैसे दुनिया रुकी है, और मैंने सिर्फ ये सोचा कि ये क्या है। और फिर मेरे दिल में से एक आवाज़ आई कि ये वो शख्स है जिसकी हर ख्वाहिश, हर बात के लिए तुमने कहा ओके, उठ के बैठ के, दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखी। तो प्रोसेस कैसे किया, जैसे हम कहते हैं आपके शौहर को में कुछ चेंजिंग्स आई हैं, ऐसा हो नहीं सकता उसके बताने से या दुनिया के बताने से पहले आपको पता ना लगा। मुझे आज भी वक्त और लम्हा याद है जब मैंने अपने बच्चों से कहा देयर इज समथिंग हैपेंस। आपकी छठी हिस्स मेरी और हम काफ़ी दूर बैठे हैं, हाँ। आई कांट ब्रीथ उस टाइम पे, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मुझे आदत है कि अगर कोई बुरी खबर या कोई ऐसा काम हो या कोई चीज़ मैं संभाल ना पा रही हूँ तो मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है मैं कपड़े तय कर रही थी और मैं बहुत तेज़ चल रही थी, और मैंने कहा तो मेरी बेटी ने कहा अम्मी आपकी तबीयत नहीं ठीक। मैं कहा बेटा कुछ है, ज़िंदगी बदली आज, ये वक्त ये लम्हा लिख लेना। उसके मेरे ख्याल 3 दिन के बाद आसिम ने मुझसे पूछा तो मुझे हंसी आ गई। अब मैं उस दिन से लेके तब तक उस प्रोसेस में से गुजर रही थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गुजरी, लेकिन मैं ठहर चुकी थी, क्योंकि मुझे रब ने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि मेरी उससे लौ है और उसने मुझे इतना इस काबिल बना दिया कि मैं इस चीज़ को संभाल सकती। और मेरे सामने 3 बच्चे थे और मैं उनको देख रही थी और मुझे हंसी आ रही थी। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, सबसे बड़ी गलती कसम ले लें कोई नहीं है। मर्द दूसरी शादी कर लेता है, औरत शायद बर्दाश्त भी कर लेती है, तकलीफ होती है लेकिन बर्दाश्त कर लेती है, और बड़े मान से। अगर मर्द उसको पहली बीवी को मान देते तो, इज्जत देते तो, ठीक है, वो दूसरी को संभाल भी लेती। आपको बर्दाश्त नहीं करने देते दुनिया वाले। अच्छा चले, मैं इस एंगल पे हम दोबारा आते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये जो 2 लोगों की आपसी बात होती है, और जुनैद भाई यहाँ पे दीनी अहकामात से बरक्स पहले हम इंसानी एहसासात की बात करेंगे। जो मामला अभी जैसे सलमा ने बयान किया, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ मेल परस्पेक्टिव। एक आदमी है, उसकी बीवी है, उसकी घर गृहस्थी है, उसके बच्चे हैं, फॉर वट एवर रीज़न उसका इंटरेस्ट अगर डेवलप होता है, पहले से भी तो मोहब्बत करता है ना, क्या वो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है या दूसरी तरफ मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है ना? व्हाट इज़ अ मैन गोइंग थ्रू? क्या चीज़ ऐसी उसको अपनी ज़िंदगी में कम लगती है जो वो कहता है कि अच्छा नहीं, आई थिंक आई नीड अनदर वाइफ। और ये मेरे ख्याल में यूनिवर्सल है जो सलमा ने अभी बयान किया कि वो तकलीफ़, वो आपको एहसास कि अच्छा पहले तो एक इक्वालिटी थी ना, कि जितनी अहमियत तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में रखते हो मैं भी तुम्हारे लिए उतनी अहम हूँ। एक औरत को ये एहसास दिलाया जाता है या उसको ये फीलिंग से वो गुजरती है कि मैं उतनी अहम नहीं हूँ, मेरी लाइफ में तो सिर्फ एक तुम हो, उसकी लाइफ में कोई और भी है। सो सिर्फ इंसानी एहसासात में व्हाट इज़ अ मैन गोइंग थ्रू, वो ज़रा बयान नहीं। ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। औरत के लिए ये सोच ही क़यामत सुग़रा होती है कि मेरे मर्द की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई। हाँ। मैं इसमें तो कोई कलाम ही नहीं कर सकता ना। देखें, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ, देखिए एक आदमी का भी हमने एक जो हमेशा सांचा बनाया ना, हाँ। जालिम है, बेवफा है, एहसास नहीं है उसको, मैं उसको ज़रा लोगों के लिए हम समझाना चाहते हैं कि वो जालिम तो नहीं है, उसकी भी दिल है, उसकी भी फीलिंग्स होंगी। व्हाई डज ही डू दिस टू अ वुमन? बात वही है ना कि वो मोहब्बत अपनी शक्लें बदलती रहती है वक्त के साथ साथ। होता ये है कि कभी वो कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये दुरुस्त बात है कि इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है इस बात का फैसला करना कि अब मैं जिस फेज़ में दाखिल हो रहा हूँ, हाँ। उसमें जो मेरा पिछला दौर था जहाँ पर मेरी बीवी ने सब कुछ मुझ पर निशावर कर दिया। अच्छा,
निछावर भी कर दिया, और फिर वो जो दौड़ धूप मुझसे मेरे साथ बर्दाश्त एक दोस्ती है, जो जिंदगी के जो वो खुशी के और दुख के जो लम्हात हैं, धूप छांव हमने साथ देखी है, यानी वो लिबास है एक दूसरे का, लिबास एक दूसरे का, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी तुम उनका लिबास हो, तुम्हारे लिबास है। देखिए ये जो लम्हा होता है ना, ये बड़ा तकलीफ दे होता है एक औरत के लिए, जब उसे उसके मर्द के बारे में पता चलता है कि वो दूसरी औरत में अब इन्वॉल्व हो चुका है, और ये एहसास फीलिंग्स डेवलप हो गई। हाँ, एक एहसास कमतरी में वो औरत मुब्तला होती है कि शायद मेरी अहमियत जो है कम हो गई है। अच्छा, यहाँ बात को जरा सा रोक दो, एक लाइन ड्रॉ कर, अब इससे आगे चले। ये जो अजम्पशन है ना, ये कभी कभी गलत भी हो जाती है, कभी कभी गलत भी हो जाती है कि औरत ये एस्टिमेट कर रही होती है कि वो मुझे कम चाहता है। अब इंसान जो ये असल में जो स्टोरीज होती हैं, ये इनफरादी हैसियत रखती हैं, ये जो है वेरी करती हैं। सही। जरूरी नहीं है कि उस औरत की हैसियत कम हो गई हो, मे भी हो सकता है वो उस बात का इजहार ना कर पा रहा हो, मे भी हो सकता है कि आपको वो समझा ना पा रहा हो। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जाहिर वो तो एक्सेप्शनल मामला है ना, वहां की तो मिसाल आला और अरफा है, लेकिन वही बात है कि हम बहुत सी चीजें इस तरह से समझ लेते हैं कि हम जैसे गुनाहगार इन बातों से कुछ हासिल कर लें। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मौजूदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं फरमाया, सही, ठीक है। जब आप पर्दा फरमा गई, उसके बाद आपने जो है तवातुर से निकाह फरमाए। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मामला ऐसा था, तमाम अज़वाज को मालूम था कि आपका दिली मैलान जो है वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा की तरफ ज्यादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। कमाल ये है कि आप खुद ये फरमाते थे कि या अल्लाह मुझे आयशा के मामले में बरात दे, माफ कर दे, क्योंकि मेरा दिली मैलान जो है वो उसकी तरफ ज्यादा है। लेकिन जब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र आता था तो आपकी कैफियत ही बदल जाया करती थी, खुद हजरत आयशा के सामने। अब एक तरफ सरकार खुद ये फरमा रहे हैं कि मेरा दिली मैलान वहां पे, और एक तरफ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र आता तो आपका मूड जो है बिल्कुल तब्दील हो जाता। सही। इसका मतलब ये है कि कभी कभी हम खुद अपनी जात से ज्यादती कर जाते हैं कि अपना मोहब्बत का पैमाना डिसाइड करने को कह देते हैं सामने वाले को। डिसाइड ना करवाइए, जो आपसे मोहब्बत करता है ना, उसको इस इम्तिहान में मत डालें कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो या कम मोहब्बत करते हो। लेकिन जुनैद भाई, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिएगा। जैसे अभी बात कर रही थी, हम अक्सर एक खास तनाजुर से देखते हैं ना, हम मान लेते हैं कि पहली बीवी बेचारी मजलूम है, उस पर जुल्म हुआ है। हम मान लेते हैं कि आने वाली जो है वो बहुत चालाक थी क्योंकि उसने जो ना एक मैरिड आदमी को फंसा लिया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप माशरे को वाकई देखते हैं, दीनी अहकामात नहीं, अगर हमारे आज के 2019 के पाकिस्तानी माशरे को देखते हैं, मैंने किसी को दूसरी शादी के बाद खुश और सेटल नहीं देखा। यानी हो सकता है कि कोई आदमी औरत के लिए या औलाद के लिए शादी कर ले, या किसी से बहुत अटैचमेंट हो गई तो शादी कर ले, लेकिन आप ये भी जरा यहाँ पे बयान कीजिए कि दूसरी शादी के बाद किसी को मेंटली नहीं सेटल देखा। अब आप बार-बार एक जुमले में रिस्ट्रिक्शन लगा रही हैं, अगर आप मुझे जरा सा ओपन कर कि दीनी बात नहीं, तो मैं जरा सा बात फिर खोल सकूं, क्योंकि मसला ये बात दीन की है। नहीं, मैं इसमें कहती हूँ कि लोग जो है ना, उसमें भी खवातीन कभी कभार वो फील करती है कि भाई वो एक ही एंगल में बात खुल के इजाजत देते 2-3 मिनट की, तो खोल के सारे पहलू बयान कर दूं। सही सही। देखिए, सबसे पहले तो समझ लें इस बात को, अब थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा कि कुरान और हदीस में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून में कहीं भी दूसरे निकाह के लिए पहली बीवी से इजाजत की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि जो भी कानून है ये कुरान और हदीस से देखिए, अभी कानून पर नहीं, मेरे पास क्योंकि वक्त कम होगा, मैं चाहती हूँ कि आप इस जाविये पे गुफ्तगू करें कि क्यों अपनी मन की कर लेते हैं सिद्रा, जब मैं ये सारी बातें बयान कर लूंगा। अच्छा, फिर क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, ब्रेक से वापस आते हैं, सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कि चलो अपने मन की भी कर ली, चलो औरत ने रजामंदी तहरीरी दी ना दी, आपने अपने मन की कर ली। व्हाई इज इट कि पाकिस्तान में दूसरी शादी करने वाले मर्द हजरात, ऐसा लगता है, हो सकता है ये गलत स्टेटमेंट हो तो आप हमें कॉल करके बताइए, कि ऐसा लगता नहीं कि वो सेटल हो पाते हैं, मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, खुश वो नहीं रह पाते। इसकी क्या वजह है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सेंसिटिव टॉपिक, आज हम बात कर रहे हैं दूसरी शादी पे। मुझे पता है कि ज़्यादातर जो इस पे हवाले से गुफ्तगू हो रही है वो कानून से रिलेटेड है कि क्या रजामंदी ज़रूरी है या नहीं। उस पर भी हम जुनैद भाई से रहनुमाई लेंगे कि दीन क्या कहता है। दीन यकीनन यानी अगर बिल्कुल प्योरली दीनी एतबार से देखा जाए तो शायद ज़रूरत नहीं है पहली बीवी की तहरीरी रजामंदी की, लेकिन साथ साथ क्योंकि ये कानून है इसका क्या असर माशरे पर पड़ रहा है इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सलमा जी ज़रा सी बात कि जो जहाँ पे भी हस्बैंड की सेकंड ख्वाहिश है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हुई है, उस खातून के लिए ज़िद बन जाती है। शी इज़ स्ट्रगलिंग टू गेट द सेम स्टेटस इन सोसाइटी। वो कहती है जब तक शादी नहीं होगी मेरा स्टेटस ही मिलेगा। कहीं ना कहीं एक तरह से अनाएँ आपस में टकरा जाती है। पहली बीवी अपनी इजारादारी कायम रखना चाहती है, मर्द कहता है मेरी खुशी होनी चाहिए, और जो सेकंड वाइफ है वो तो एक रोमांटिक फेज़ में चल रही होती है। जब ये दस्तखत हो जाता है, जब दूसरी शादी हो जाती है, हैप्पीली एवर आफ्टर होता है क्योंकि वो पहले गर्लफ्रेंड होती है, सीधी सिंपल सी बात है, दोस्त होती है, गर्लफ्रेंड होती है, महबूबा होती है, लेकिन उसको ये बात भूल जाती है कि आपकी जगह वहीं पे आती है। जैसे आप एहसास मलकियत में आते हैं, वो दस्तखत होते हैं और जब आपके सिग्नेचर हो जाते हैं अब आप उसकी हो गई हैं, तब तक मर्द को ये खौफ होता है कि जा सकती है कहीं और भी। जिस वक्त वो दस्तखत हो जाते हैं वो उसकी हो जाती है, वो उसकी चीज़ है। लेकिन औरत को भी ये समझना चाहिए जो सेकंड वाइफ है वो महबूबा के फेस से निकल के आप किसी की इज्जत और बीवी बन गई है। उसको उसी तरह रहना है जैसे उसके घर के असूल है। उससे पहले वो असूल उस पर लागू नहीं होते थे, वो जैसे मर्जी आया जाए। तो वो जो रोमांटिक फेज है ना वो तो दस्तखत पे खत्म हो जाता है। हाँ, थोड़े दिन के वो हनीमून पीरियड तक वो अगर वो रह जाए तो रह जाए, मतलब मोस्टली नहीं रहता, मोस्टली नहीं रहता। और अगर उस घर में ऑलरेडी बच्चे हैं तब भी तो बिल्कुल भी नहीं रहता। दूसरी बीवी किस तकलीफ से गुजरती है? दूसरी बीवी इसी तकलीफ से रहती है और वो सारी जिंदगी इस हसद और जलन में रहती है। उसके पास क्या है देखें, अब यहाँ पर आता है जिन जो औरतों की औलादें भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी अपने ससुराल में और अपना एक मुकाम बनाया, उसके बगैर उनकी गाड़ी नहीं चलती। जब उसको आवाज़ पड़ती है बार बार तो वो उसको तकलीफ़ पहुँचती है। इवन ये कि शौहर भी बार बार आवाज़ पहली बीवी को देगा अपनी हर ज़रूरत के लिए। दूसरी को आकर समझना पड़ता है क्या चीज़ चाहिए, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, पहली को नहीं समझना पड़ता। और मर्द की कहीं ना कहीं देखें, जहाँ बात हो रही थी मोहब्बत की, ये बात गलत है कि आदमी अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता, ये साथ की बात है। मैं एक बात बताऊं, हम एक लफ्ज एंड में मैं बोला करती हूँ, बच्चों का बाप है, यही एक रिश्ता बहुत है। ठीक है, आप जिंदगी के साथ की बात छोड़ दें, आपने वक्त गुजारा होता है एक दूसरे के साथ, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से उनसियत नहीं है? जिस उनसियत को पहली बीवी, इसी उनसियत को और मर्द कायम रखना चाहिए। ये बात जिंदगी में कभी नहीं भूलनी चाहिए। मैं आपके से मैं फिर एक दफ़ा ये बात कहती हूँ, आपकी बहुत प्यारी चीज़ है, एक कोई लड़की आई है बाहर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने शौहर को छोड़ देते हैं सिर्फ उस लड़की की वजह से, एक गैर की वजह से अपनी ज़िंदगी का अपना सरताज छोड़ दिया, अपना सुकून बर्बाद कर दिया और उसका सुकून भी बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहली बीवी से अलग होकर सुकून में रह सके। अच्छा, आपके पास मैं दोबारा आऊँगी ये जानने के लिए कि ये बड़ा सब्र आजमा होता ही है। आपने कहा तकलीफ के साथ साथ गुस्सा भी होता है। अब जब आप दूसरे की शक्ल देखें और दूसरी वाइफ की शक्ल देखें आपको गुस्सा चढ़े, उससे डील कैसे करती हैं ख़वातीन? लेकिन जुनैद भाई, इजाज़त के मामले पे आप थोड़ी सी बात करना चाहते थे, और फिर ये भी कि मर्द के एहसासात जब ये कर गुजरा, हमारा आज का बेसिक जो सेंट्रल सवाल है वो ये है कि अपनी मन की करके भी क्यों अनहैप्पी होता है, फिर भी क्यों नाखुश रहता है? देखिए, उसकी वजह यह है कि ये माशरती अलमिया है। सबसे पहले वो जो बात जहाँ से कटी थी वहीं से शुरू करते हैं। शरीयत में, कुरान और हदीस में कहीं भी पहली बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है दूसरा निकाह करते वक्त। इसी तरह से तुर्रा ये कि ये तो था ही नहीं। अब ये जो मसालियाती काउंसिल का मामला रख दिया है कि जी इन रिटन जो है बाकायदा जाके दरख्वास्त दी जाए, वो अप्रूव करे, और उसमें भी अगर पहली बीवी इजाज़त दे दे कि जी दूसरा निकाह कर लो, तो मसालियाती काउंसिल की जो ये स्वाबदीद है कि वो रद्द कर दे तो फिर दूसरा निकाह नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब ये हुआ साहब कि आप निकाह को आम नहीं करना चाहते, आप बदकारी को आम करना चाहते हैं। देखिए साहब, जिन माशरों में मोनोगेमी है, यानी एक औरत के ऊपर इत्तेफाक किया जाता है, आप उनकी सूरत हाल देख लीजिए। हमारे यहाँ ताद्दुद अज़वाज का जो मामला है उसमें बुनियादी तौर पर क्या है, कुरान में बहुत वाज़ेह तौर पे फरमाया ना, जिसका मफहूम ये है कि तुम्हें जो औरतें पसंद हो, तुम चाहो तो 2-2, 3-3 और 4-4 से निकाह कर लो, मगर तुम अदल को जो है वो सामने रखना, यानी इंसाफ को सामने रखना। अदल के साथ साथ जुनैद भाई यहाँ पे एहसास जिम्मेदारी को भी फरोग दिया है। यानी अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो शायद आप उसको सिर्फ एक परफ्यूम दे रहे हैं या डेट पे लेके जा रहे हैं, जब वो बीवी है तो उसकी तमाम अदल और इंसाफ सिदरा ये है कि आपको बराबरी का सलूक करना है।
मसला क्या है इस माशरे का? हम चूंकि हिंदू डोमिनेंट सोसाइटी हैं, हमने उन्हीं के साथ जो अपने आप को परवान चढ़ाया है, तो यहाँ पर जो है वो एक निकाह करने के बाद ये समझा जाता है कि दूसरे निकाह की गुंजाइश नहीं है। मर्द जो है जाकर बदकारी कर आ जाए, मर्द गर्लफ्रेंड रख ले, सुन लीजिए, अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे, अपनी दुनिया को बर्बाद कर दे। मेरी बात समझे, मर्द जो है अपनी आखिरत को बर्बाद कर ले, औरत जो है उसको सरताज बना तस्लीम कर लेगी कि जी ठीक, कुछ भी नहीं। लेकिन वही मर्द अगर आके ये कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, तो वो उसको जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि जिसको आप इतना प्यार करते हैं, जरा सोचिए, वो अपनी आखिरत बर्बाद करके आ गया बदकारी करके, आप तस्लीम करने को तैयार है। वो कहता है मैं अपनी आखिरत बचाना चाहता हूं, आप तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मामला सिर्फ इतना है कि ये भी समझ ले। अच्छा, मुझे एक बात बताए ना कि आखिरत उसने अपनी बचा ली, शरीयत को अहकामात को फॉलो करते हुए दूसरी से शादी कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है, जब वो दो बीवियां, दो शादियां कर भी चुका होता है, फिर भी नाखुश और अनसेटल्ड क्यों है? उसकी वजह वही है ना, माशरती रवैया। आप तो कर ली ना शादी, माशरा जीने नहीं देता। देखिए, माशरा जीने नहीं देता। मैंने आपसे कहा ना, दूसरी शादी को गाली बना दिया है, दूसरी शादी को ये कह के गाली बना दिया है कि नफसानी ख्वाहिशात का असीर है। हाँ। ये नफसानी ख्वाहिशात बहुत गलत लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। हमारे एक क्वेश्चन मार्क दूसरी शादी को बना दिया। मेरा अपना मुद्दा ये साहब कि हमें अपने सबसे पहले समाजी और माशरती रवैयों को तब्दील करना होगा, उस माइंडसेट को जहां पर हमने दूसरी शादी को एक गाली बना दिया है। आज मुझे एक बात बताइए। अच्छा, लेकिन मुझे देखिए आप जवाब दें, कितने मुतल्लिका खवातीन जो है इस वक्त माशरे में बैठी हैं और उनकी तादाद बहुत सारी, लेकिन जो दूसरी शादी करने वाले वो कितनी बेवा या तलाक याफ्ता खवातीन से शादी करते हैं? एक आदमी को मैं जानती हूँ, असलम भाई, अगर आप सुन रहे हैं, उन्होंने 7 शादियां की हैं और 7 की 6 की 6 बेवा से की हैं, मतलब सारी बेवाएं। अच्छा, नहीं, मेरा एक और सवाल करते हैं यहाँ पे। आपने एक जनरलाइजेशन हम करते हैं ना कि मोनोगमी इज प्रोबेबली नॉट इन द मैन्स नेचर। हम इसी प्रेमिस को लेके चलते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने तभी इजाज़त दी। अरब के माशरे में उस ज़माने में बहुत, यानी कोई लिमिट ही नहीं थी, अनलिमिटेड थी, 4 पे उसको लेके आए। आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक घर गृहस्थी है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपको शरीयत ने आपको ये राइट भी दिया है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कर सकते हैं। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अगर अपने पे आप रख के बात मैंने जरूरत महसूस नहीं की जी, मैंने जरूरत महसूस नहीं की। तो लेकिन एक आदमी किस पॉइंट पे जरूरत मुझे लगता है कि शायद मैं अदल नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि शायद मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे उस हदीस को पढ़ के बहुत सहम आता है कि जब मैं पढ़ता हूं कि एक शख्स जो कि अपनी दोनों बीवियों के हुकूक के मामले में अगर बराबरी का तयन ना कर सके तो बरोज़ महशर फालिज ज़दा आएगा, उसका आधा दर गिरा हुआ होगा। तो मैं बार बार ये सोचता हूं कि अगर मैं इंसाफ नहीं, क्योंकि कुरान एक ही बात है, अगर तुम इंसाफ कर सको तो, अगर तुम अदल कर सको तो, मैं अदल नहीं कर सकता। आपका अगर कोई दोस्त ऐसा जुनैद भाई आपके पास पहुंचे जिसकी 2 मल्टीपल शादियां हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी, और वो तकलीफ से गुजर रहा है, अब उसने क्योंकि शादी कर ली है, किसी को छोड़ेगा तो एक मजीद एक कॉम्प्लिकेशन है, क्या मशवरा देंगे आप उनको? कैसी? यानी अब जाहिर सी बात है, इंसाफ नहीं कर पा रहा, 2 बीवियां अगर आपस में लड़ती हैं या घरेलू सुकून नहीं है तो क्या करे वो उस वक्त? देखिए, बात ये है कि अल्लाह के नजदीक हलाल कामों में सबसे ज्यादा बुरा फेल जो है वो तलाक है। ये उसूली बात है। कई केसेस मेरे पास आते हैं, कई केसेस इस तरह के कि घर बिल्कुल समझ लीजिए कि दहाने पे खड़े होते हैं कि जी बस अभी जो है वो एक जरा सी चिंगारी उठेगी और ब्लास्ट हो जाएगा और घर तबाह हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगता है कि शायद मैंने 99% केसेस में घरों को बना दिया है। ठीक है, मैंने नहीं, अल्लाह ने बनाया। जी भाई, एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खालिद बातिश बात कर रहा हूँ जी। जी खालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा सवाल है जुनैद भाई से जी कि अगर हम 1400 साल पहले जाएं तो प्लीज काइंडली ये बताएं कि उस जमाने में खवातीन की एवरेज जो है वो क्या थी? एवरेज आप तादाद की बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं, या वाइव्स की बात कर रहे हैं? जी, आप किस चीज की एवरेज जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज से 1400 साल पहले मुसलमानों में खवातीन की एवरेज कितनी थी? ये सवाल मेरा जुनैद भाई से है। नहीं, खवातीन की एवरेज से आपकी क्या मुराद है कि उसका पॉपुलेशन में तनासब कितना था? आप सिर्फ अब 2019 में खवातीन की एवरेज कितनी है और उस जमाने में दूसरी शादी की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इजाजत दी उसका लॉजिक क्या था? और 2019 में जो लोग दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम जो हैं दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है?
इस वक्त आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। और जुनैद भाई इसी में थोड़ा सा एडिशन कर देते हैं कि जो पहली बीवी के अखराजात ना उठा पा रहे हो, ख्वाहिश हुई है, मोहब्बत हो गई है, अब क्या करें, वो दूसरी करें ना करें। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा ताकि वक्त हो हमारे पास। हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान बड़ा ही अहम मोड़ है। वक्त हमारे पास कम है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ा सा हमें एयर टाइम और दे दीजिए ताकि अब हमें ज्वाइन किया है हमारे प्रोग्राम में ख्वाजा नवीद साहब ने भी, और उनसे भी हम जानेंगे कि कानूनी लीगली जो मामलात हैं। जुनैद भाई आपसे जो सवाल किया था हमारे कॉलर ने, उससे आगाज़ करते हैं और दोबारा सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। सवाल तो बिल्कुल उन्होंने वो बात कर दी जो मैं कहना चाह रहा था। यहाँ तक तो ले आए बातों ही बातों में, कुछ और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। बात तो आ गई बिल्कुल। देखें, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर में तादाद ज़्यादा थी। वहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हो या सहाबा की मिसाल हो, आप देखिए ताद्दुद अज़वाज का मामला वहाँ पर नज़र आता है। आज का मामला क्या है, आप ये समझ लें कि आज साउथ एशिया और अफ्रीका के कुछ ममालिक में ख़वातीन की तादाद कम है। हिंदुस्तान में इसलिए कम है कि वहाँ पर 10 लाख इसकात अमल के मामलात हर साल होते हैं। वहाँ पर बच्चियों को बाकायदा ज़ाया किया जाता है। पूरी दुनिया में तादाद बढ़ रही है ख़वातीन की, और कुर्ब क़यामत की एक अलामत यह है कि एक शख्स 50-50 औरतों की किफ़ालत करेगा। लिहाजा यहाँ पे एक लॉजिक ये भी है कि एक से ज़ायद शादियाँ इसलिए भी होनी चाहिए ताकि ख़वातीन की किफ़ालत हो सके। लेकिन उनका सवाल ये था कि उस जमाने में आजकल तो औरतें पढ़ी लिखी हैं, औरतें कफालत कर रही हैं 3-3 मर्दों की। ये भी एक सवाल है। अभी हम यहीं पे ये बात करना चाहते हैं। पहली बीवी के अखराजात ख्वाजा साहब पूरे कर नहीं पा रहे होते, और दूसरी के लिए दूसरी भी हो जाती है, फिर उसमें बहस ये हो रही है कि तहरीरी इजाजत भी ना हो। तो आप बताइए, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जी बड़ा मज़ेदार है। वो एक ना बच्चा कोई था यूनिवर्सिटी में, लड़की के साथ लब हो गया। लड़की की माँ ने लड़के के अब्बा को कहा इसका इंटरव्यू ले लो। हाँ। इंटरव्यू लिया, उसने कहा तुम क्या करते हो? हाँ। उसने कहा पत्नी आई स्टडी फिलॉसफी। तो उसने कहा कि फ्रॉम वेयर विल यू गेट मनी एंड अर्न, कहते गॉड विल गिव। फिर उसने कहा यू नो यू आर गोइंग टू बी एंगेज विद माई डॉटर एंड यू नीड ए वेरी एक्सपेंसिव रिंग, शी इज ए डॉटर ऑफ ए रिच मैन, द गॉड विल गिव। फिर उसने कहा कि देन देयर विल बी मैरिज एंड यू नीड मनी, उसने कहा गॉड विल गिव। फिर कहा देयर विल बी चिल्ड्रन, यू नीड मनी फॉर रेजिंग देम एंड एजुकेशन, गॉड विल गिव। अब अंदर आए, अभी ने पूछा कैसा रहा इंटरव्यू? मैंने कहा इंटरव्यू तो सही है, but the bastard thinks I am God. बिल्कुल सही है। तो अब ख्वाजा साहब ये तो बताइए कि गॉड विल नॉट गिव, और रीजंस क्या होती है शादियों के, ये भी हमारे सामने। ख्वाजा साहब दूसरी शादी करने के बाद भी, अभी एक सवाल हमने पैनल के सामने रखा था, मर्द नाखुश अनसेटल्ड बेचारा मजलूम क्यों हो जाता है? यानी अपने मन की भी करता है लेकिन फिर उसके बाद सेटल नहीं कर पाता। तभी हमारे यहाँ रिवायती तौर पे, माशरती तौर पे लोग कहते हैं शादी एक ही होती है। मैं सिजरा लोगों को अक्सर एडवाइस करता हूँ कि देखो, ये तुम एक बीवी से तंग आके अगर दूसरी कर रहे हो ना, तो दूसरी है ना वो तुम्हारी बहन नहीं होगी, वो भी बीवी होगी, और सारी बीवियाँ एक जैसी होती हैं, और वो ही तनाशर करेगी जो पहले वाली कर रही है। तो अभी एक से जूते खा रहे हो, फिर 2 से खाओगे। 2 दोस्त थे, उनकी शर्त लगती थी कि फजर की नमाज में कौन पहले मस्जिद पहुंचेगा। हाँ। एक दोस्त ने हद्दुल इम्कान कोशिश कर दी, तो दूसरा हमेशा पहले से वहां मौजूद होता था। हाँ। आखिर उसे कहा यार मैं सरेंडर करता हूँ, बताओ राज क्या आया कि तुम इससे पहले पहुंच जाता है? उसे कहा तुम भी दूसरी शादी कर लो, रात को मस्जिद में सोया करोगे। वैसे ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। समझिए अभी जो आप बात कर रही थी, मैं लतीफे में पूरा मजमून समझाता हूँ। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरा समझाने का तरीका है। हाँ, लेकिन साहब ये बड़ी दिल पे असर रखती है बातें, सवाल। लेकिन फिर वही दूसरी खातून यानी जो दूसरी बीवी होती है वो तकलीफ में क्यों? मुझे एक बात बताओ सिद्रा, जब एक औरत जिसको बताया जाता है कि शादीशुदा मर्द है और उसके बच्चे भी हैं या उसके बच्चे नहीं है, उसकी बीवी है, हाँ। जब वो ये चीज एक्सेप्ट करके आती है, मुझे जैसी निकाह हो जाता है वो एक्सेप्टेंस कहाँ चली जाती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। आप किसी का हक गस्ब करते हैं, या हो सकता है आपके जहन में एक इमेज बिल्कुल अलग हो। नहीं, एक्सेप्टेंस में आप समझ रहे हैं, मैं तो शहजादी में तो आ रही हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आप वही वाली बताए, आप हकीकत पसंद नहीं है, आप हकीकत से नजरें चुरा रहे हैं। एक अगर आप किसी का हक गस्ब करके आ रहे हैं,
ज़बरदस्ती आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हो किसी गलत प्लानिंग के तहत, वो प्लानिंग कभी आपको, आपका इनर सोल, आपके अंदर की जो रूह है ना, वो आपको जीने ही नहीं देती। अच्छा, जब वो लड़की खुश नहीं है, वो मर्द को भी खुश नहीं रहने देगी ना, वो आदमी ऑलरेडी इस्तेमाल शुदा है। तो ये ऐसे ही है जैसे कार ओनर जो है पुराना टायर खरीदता है या पुरानी बैटरी खरीदता है, वो खिट तो करके में डालता है। हाँ। लेकिन ये कि वो खुश नहीं रहने देते, ह्यूमर से ना कहीं और ही ले जाते हैं बात। मुझे ये बताइए कि हस्बैंड जो है वो एक ही बात है। मैं एक बात बताती हूँ, एक फिक्रा था जो मैंने उस टाइम कहीं भी पंक्चर हो जाए, मैंने उस टाइम पे ये सेंटेंस बोला था फॉर बच्चों के लिए, रोड बच्चों के लिए। मैंने कहा कि एक साथ स्टेपनी भी नहीं होती मुसीबत में। हाँ। मैंने कहा खुदा ना खास्ता तुम्हारे बाप को भी कुछ हो जाए। एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मैंने गाड़ी का अशर दिखाया। मैं कहा वो गाड़ी देख के बच्चे समझे कि शायद अबू नहीं है, तो उस पर मैंने उनकी देखी। तो उस वक्त हम उस प्रोसेस में से गुजर रहे थे क्योंकि शादी थी 3 दिन बाद और बच्चे थोड़े से उसको देखने का मूड ऑफ था। तो मैंने कहा अगर ये इसमें ख़त्म हो जाता आदमी, मैं कहा मनो मिट्टी के नीचे चले जाता, बेटा तुम उसको छू नहीं सकते थे, हाथ नहीं लगा सकते थे, उससे बात नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते थे। बच्चे रोना शुरू हो गए। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ गया कि अगर हम उसकी खुशी के लिए अपनी फैमिली में एक और मेंबर के साथ, लेकिन ये बात मैंने उसको भी कही नहीं। आपकी दोनों बातों में थोड़ा सा टकराव है। वो ये कि आप एक तरफ तो ठीक है, आपकी अपने हस्बैंड से मोहब्बत होती है, आप उसके लिए बर्दाश्त करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरी बीवी का इमेज माशरती तौर पे भी और इंडिविजुअली भी हमने वही बनाया हुआ है कि दूसरे का हक गज़ब करके आई। मैंने ये लफ्ज़ क्यों है, मैंने इसलिए लफ्ज़ कहा क्योंकि हमारे घर में ये नहीं आता। वो हक गज़ब नहीं करके आई, क्यों कि मैंने इजाजत दी है। नहीं, आपने इजाजत दी, लेकिन आपने कहा कि वो एक शादीशुदा आदमी से शादी करिए, तो इतना उसने भी सोचा है। सेंटेंस में इसलिए कहती हूँ कि बाज़ घर बहुत खूबसूरत होते हैं। आज के हालात, जैसे उन भाई ने कहा ना कि आज के दौर में जो मर्द शादियां कर रहे हैं उनकी सोच क्या है, पहले क्या सोच थी और अब क्या सोच। अब ये कोई नहीं सोचता कि औरतें बहुत ज्यादा होंगी, मैं किसी की शेल्टर दे रहा हूँ, या मैं किसी को शेल्टर दे रहा हूँ। नो, हर किसी की सोच डिफरेंट है और अब वो उस अच्छाई से बहुत दूर है। जब आप अच्छाई से दूर हैं, जब आपकी नीयत अच्छी नहीं है, तो आपको तकलीफें पहुंचती हैं। इसीलिए मैंने ये बात की थी, अगर लड़कियां भी ये सोच के आ रही है पैसे वाला है, मैं थोड़े दिनों में पहली बीवी को फारिग करवा दूंगी, ये भी मैं ले रही, ये मैं इस नाम पे ले लूंगी, मैं वो भी इस नाम पे ले लूंगी, सास को प्यार करती हैं, बाहर लेके जा रही हैं। जुनैद भाई बड़ी वजनदार बात है। यानी ठीक है, हम अक्सर चीज़ों में देखते हैं, पहले भी ख्वाजा साहब आए थे, हमने इनहेरिटेंस लॉज को इसी तरह देखा। दीन ने तो एक अच्छी नीयत, जिसका हम एक जाविया देते हैं, उसका बैकग्राउंड देते हैं कि इस वजह से ये अहकामात दिए हैं, लेकिन इंसान तो अपनी ख्वाहिश, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए इसको इस्तेमाल करता है ना। अब अगर ऐसा किसी के जहन में ख्याल है, चाहे वो मर्द हो या दूसरी बीवी हो, आप क्या कहेंगे उनको कि वो नीयत का फतूर है? ये तो उसूल। एक 70 साल के बंदे ने शादी की 22-24 साल की लड़की से, उससे पूछता है कि आपको हमारे अंदर क्या चीज पसंद आई। उसने कहा एक तो आपकी इनकम और दूसरा आपके दिन कम। दिन कम, सही, जल्दी LBW हो जाए। वो किसी ने कहा था ना कि बुढ़ापे की शादी और बैंक की चौकीदारी में जो है कोई फर्क नहीं। वो मुश्ताक यूसुफी साहब ने कहा है। तो बहरहाल अब बात देखो, जो बात कोई और चली जाएगी, यानी तभी तकलीफ में होते हैं आदमी, जागते रहना 3:30। अच्छा, मैं असल में जो बात करना चाह रहा था ना, वो देखिए, जागते रहना 3:30 रहना। औरत को ये समझना चाहिए, औरत ही को समझना चाहिए। सवाल ही औरत ने औरत के लिए किया, मैं क्या करूं? अब औरत मर्द के लिए पूछे तो मैं मर्द का बताऊं। आपने कहा मुझे दूसरी आती है, वो क्या करती है, तो मैं कुछ बात करूं। मैं तो कह रही हूँ, अगर किसी भी आदमी ने या सेकंड वाइफ ने इन दीनी अहकामात को अपने मोटिव्स को, अपनी नीयत को, अपनी बदनीयती को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया, उसके लिए किसी के आंगन को आग लगाकर अपने घर के अंदर रोशनी नहीं की जा सकती। ये उसूली बात है, याद रखिए कि जिसने जिस नीयत से, ये बड़ी उसूली बात है, जिसने जिस नीयत से अपना घर बसाया है और दूसरे का घर बर्बाद किया है, अल्लाह ताला उसको दुनिया ही में दिखा देता है। ये उसूली बात है। लेकिन देखें, अब बात वही है, किसी के मगर कहते हैं आगे जाके फी बीवी 70 मिलेगी, उनकी बात खत्म हो जाए, फी बीवी 70 हो रहे हैं, तो 2 हैं तो 140 मिलेंगे। और अगर वही मिल गई, वही बीवी, बेहतरीन दोस्त भी होंगे, ये भी कहा गया। रिवर्स में भी नहीं आ सकेगा। अच्छी नेक साले बीवी है ना, वही आपकी बेहतरीन दोस्त। एक मौलवी साहब ने सुने कहा, कोई संजीदा बात नहीं, अगले जुम्मे पता ही कोई नहीं आया। ख्वाजा साहब की मौजूदगी में कोई संजीदा, वो है ना कि किसी ने कहा था ना कि मारा है इस तरह से, नहीं क्या था वो अपना ख्वाजा साहब, तहरीरी इजाजत होनी चाहिए।
वो तो मस्त कर दिया है ना इन्होंने। नहीं, जुनैद साहब का था कि भाई दीन में ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, दीन में तो नहीं है, ये तो आइली कवानीन आए थे 1962 में अयूब खान के। हाँ। उसको ये लोग इज्तिहाद कहते हैं, जिसमें 90 डेज में डिवोर्स कंफर्म होती है जी। और उसमें ये भी आया था कि जैसे अगर बेटा बाप की जिंदगी में फौत हो जाता है तो इस्लामिक लॉ में इनहेरिटेंस नहीं मिलता पोतों को, सही, लेकिन आइली कवानीन में ये था कि मिलेगा, और अभी तक मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इसका जो मोटिव है कि ख़वातीन का स्टेटस स्ट्रेंथन होगा, उनको एक तरह से कानूनी प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या आप समझते हैं कि हम इससे एक स्टेप करीब हैं इस कानून के आने से? हाँ, जाहिर है, मतलब उनकी कुछ तो प्रोटेक्शन है ना, कि जो छप्पर में शादियां कर लेते थे कि तब जनाजे वाले दिन पता चलता है कि दो तरफ से बंदे आए हुए हैं। वैसे ये भी होता है अक्सर, आप ये देखें, ये रियलिटी है, किसी के मरने के बाद बड़े लोग क्लेम करने आ जाते हैं कि मैं आ गई, उन्होंने कहा तो हमने ले जाना है दफनाने, तो उन्होंने कहा तुम कौन हो भाई? कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मारा है इस तरह से बीवी ने तरंग में, ये जो जनाजे की बात करें, उसके बाद होता क्या है? उसके बाद होता ही है, लिखा होता है कदबे के ऊपर ना, मारा है इस तरह से बीवी ने तरंग में कि टीसे सी उठ रही हैं मेरे अंग अंग में, और पूछा जो अम्मा से तो वो भी ये कहने लगी कि गिरते हैं शहसवारी मैदान परफेक्ट नोट टू एंड द शो। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। ख्वाजा साहब, आप शुरू में आ जाते तो हम और बातें करते। सलमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बगैर एटलीस्ट आपने कोई थोड़ी सीरियस टॉक नहीं, लेकिन असल मफहूम जो हमने समझा है ना, जो एहसासात का जो दिल पे गुजरती है, वो आपके आने के बाद था। बहुत शुक्रिया फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। देखिए जी, यहाँ पे हम दीनी हवाले से भी, माशरती हवाले से भी हमने इस फिनोमेना को किया। हम दूसरी शादी को इस एंगल से देख रहे थे कि जहाँ पे को एग्जिस्टेंस की बात हो, यानी पहली बीवी की मौजूदगी में अगर दूसरी बीवी हो, क्या सिचुएशंस बनती हैं, बर्दाश्त, सब्र, मेरे ख्याल में तीनों फरीकैन को ही इससे काम लेना पड़ता है। इसके बाद भी जिस तरह एक मेडिसिन या लॉ की बात की जाए कि वो प्रैक्टिस है, आपकी ज़िंदगी आए दिन आपको नए कर्व बॉल्स देगी, नई सिचुएशंस देगी, उस सब के लिए तैयार रहना पड़ता है और ब्लेम गेम से निकलना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हो ही जाए तो फिर टेक इट हेड ऑन। ये नहीं कि आप हर चीज़ में, हर जो ज़रा सी भी प्रॉब्लम आए उसमें मियाँ को, दूसरी बीवी को, पहली बीवी को, एक दूसरे की तरफ आप उंगलियां उठाते रहें और एक दूसरे से शिकायत करते रहें। आई होप दैट लाइफ विल बी पीसफुल और को एग्जिस्टेंस हमारी टॉलरेंट हो जाएगी। इसी के साथ खुदा हाफिज़।